हेलो, वेलकम टू स्टडी विथ राहुल। मैं राहुल जी आप लोगों का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए हैं। इससे पहले हम लोग पॉलिटी के पिछले क्लासों में पॉलिटी पार्ट 4 के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम लोग पॉलिटी पार्ट 5 के बारे में देखेंगे। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। इससे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, मतदान निगरानी प्रणाली मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? बताएंगे इसका सही आंसर। ऑप्शन है आपके गोवा, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोवा। पहली बार मतदान निगरानी प्रणाली गोवा में लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत मतदाताओं के फिंगरप्रिंट कंप्यूटर पर लगाए गए वेब कैमरों द्वारा अपनी तस्वीर के साथ उंगली प्रिंट मीडिया मशीनों द्वारा रिकॉर्डिंग किए जाएंगे। यह पहली बार गोवा में लगाया गया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केपीएलटी यानी करीबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय हैं? आपके ऑप्शन है गोवा, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गोवा, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी पहली बार केपीएलटी यानी करीबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से असम में सक्रिय हैं। आई थिंक आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय भूमि अधिकरण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका विकल्प होना है? आपके ऑप्शन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1896, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1884, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 और नन ऑफ दी। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में लगाया गया था। बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? आपके ऑप्शन है 64 से अधिक प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है दूसरी ईवीएम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होंगे। इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होंगे। ईवीएम से अधिकतम 64 प्रत्याशियों के लिए मत पड़ सकते हैं। 64 से अधिक प्रत्याशी होने पर सीट पर चुनाव बैलेट बॉक्स से होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? आपके ऑप्शन है 16, 32, 38, 64। बताएंगे ईवीएम में मैक्सिमम 64 प्रत्याशी हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ईवीएम अधिकतम 64 उम्मीदवारों को पूरा कर सकता है। बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान है। यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 16 से अधिक हो जाती है तो दूसरी बैलेटिंग यूनिट को पहली बैलेटिंग यूनिट के समांतर जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 32 से अधिक है तो तीसरी बैलेटिंग यूनिट को जोड़ा जा सकता है, और यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 48 से अधिक हो जाती है तो अधिकतम 64 उम्मीदवारों को पूरा करने के लिए चौथी बैलेटिंग यूनिट को भी जोड़ा जा सकता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? बताएंगे आप लोग आंसर। पोलिंग बूथ मतदाताओं के घर से कितना दूर हो सकता है? ऑप्शन है आपके 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर। बताएंगे इसका ऑप्शन। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी 2 किलोमीटर।
रिटर्निंग ऑफिसर के लिए हैंडबुक के अध्याय सेकेंड के पैरा 3 के अनुसार मतदान केंद्रों को इस प्रकार से स्थापित किया जाना चाहिए कि आमतौर पर उनके मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने के लिए किसी मतदाताओं को आवश्यकता नहीं होती है। यानी आप लोगों को यह समझ में आ गया, मैक्सिमम 2 किलोमीटर की डिस्टेंस हो सकती है। बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? ऑप्शन है 3840, 2840, 5000, 6500। बताएंगे सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी 3840। एक ईवीएम में अधिकतम 3840 वोट पड़ सकते हैं। आमतौर पर एक बूथ पर मतों की संख्या 1500 से अधिक नहीं होती है, अतः ईवीएम की क्षमता अधिक होती है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में ईवीएम यानी ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया है? ऑप्शन है आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन नंबर बी है आपके डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी है डीआरडीओ और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बताएंगे इसका आंसर, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोग में लाया गया था? भारत में ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? बताएंगे आप लोग इसका आंसर। ऑप्शन है आपके पास 1989 से 90 के बीच में। नेक्स्ट ऑप्शन है 1992 से 93 के बीच में। नेक्स्ट ऑप्शन है 1998 से 99 के बीच में। और नेक्स्ट ऑप्शन है 2002 से लेकर 2003 के बीच में। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1989 से लेकर 90 के बीच में पहली बार ईवीएम प्रयोग में लाया गया था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, अब तक किसी भी चुनाव में, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन है 133, ऑप्शन नंबर बी है 333, ऑप्शन नंबर सी है 533, ऑप्शन नंबर डी है 1033। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1033। तमिलनाडु के मोदाकुरुचि विधानसभा क्षेत्र में 1996 में तमिलनाडु विधानसभा के आम चुनाव में 1033 चुनाव उम्मीदवार में थे। मत पत्र पुस्तिका के रूप में यूज हुआ था। बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्टी पावर मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता के अनुसार किस समय से विवेकाधीन निधि से अनुदान भुगतान अनुमोदित नहीं किया जाएगा? कब नहीं अनुदान भुगतान अनुमोदित नहीं किया जाएगा? बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए है चुनाव शुरू होने से 24 घंटे पहले। ऑप्शन नंबर बी है आयोग द्वारा समय चुनाव की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी है चुनाव शुरू होने से 36 घंटे पहले। और ऑप्शन नंबर डी है चुनाव शुरू होने से 48 घंटे पहले। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चुनाव आयोग द्वारा समय चुनाव की घोषणा की गई है। आई थिंक आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुसार
वे मतदान के करीब तय किए गए घंटों के साथ समाप्त होने वाले डैश घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब कितने घंटों की अवधि के दौरान वो सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे और 48 घंटे। बताएंगे सही ऑप्शन इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी 48 घंटे के दौरान वो कोई भी सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए 1997, भारत सरकार के कार्यकारी आदेश। ऑप्शन नंबर बी 2001, भारत सरकार का एक कार्यकारी आदेश। ऑप्शन नंबर सी 1997, कानून द्वारा संसद। और ऑप्शन नंबर डी 2001, कानून द्वारा संसद। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1997, कानून द्वारा संसद। भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 में संसद ने कानून द्वारा की थी। बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को डैश भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को डैश भी कहा जाता है। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए पूर्वी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी ब्लॉक। बताएंगे करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तरी ब्लॉक। भारत के वित्त मंत्रालय के परिषद को उत्तरी ब्लॉक कहा जाता है। भारत के वित्त मंत्रालय के परिषद को, ध्यान से सुनिएगा, भारत के वित्त मंत्रालय के परिषद को उत्तरी ब्लॉक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? सहकारी समिति का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112, आर्टिकल 113। बताएंगे करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 111 के तहत। बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार भारत में द्विशासन के रूप में जाना जाने वाला एक सिस्टम पेश किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि विभिन्न विषयों के क्षेत्र में विभाजित किए गए थे। आपकी ऑप्शन है डैश क्षेत्र डैश में विभाजित किए गए थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, ऑप्शन नंबर बी आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय, ऑप्शन नंबर सी निहित विषय और अवशिष्ट विषय, और ऑप्शन नंबर डी है सामान्य विषय और समवर्ती विषय। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय में विभाजित किया गया था। यानी आई थिंक आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवा का अधिकार निम्नलिखित बिलों अधिनियमों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन है लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, ऑप्शन नंबर बी नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण विधेयक, ऑप्शन नंबर सी सूचना का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर? सेवा का अधिकार निम्नलिखित बिलों या अधिनियमों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किस विधेयक या बिलों में इसका हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूचना का अधिकार अधिनियम। सेवा का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम का ही भाग है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
राज्यों और केंद्रों के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग रखने का प्रावधान संविधान का हिस्सा है, जिसके तहत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। यानी वित्त आयोग रखने का प्रावधान अभी संविधान के किस आर्टिकल के तहत है? आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल 265, आर्टिकल 270, आर्टिकल 274 और आर्टिकल 280। बताएंगे सही से इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आर्टिकल 280। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AFSPA पहली बार कहां लगाया गया था? ऑप्शन है AFSPA पहली बार, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। AFSPA पहली बार कहां लगाया गया था? आपके पास ऑप्शन है मणिपुर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। कहां लगाया गया था? ये सबसे पहले 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। AFSPA 11 सितंबर 1958 को प्रभावी हुआ, जो अरुणाचल प्रदेश, कहां ध्यान से याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इसी सारे राज्य को 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। यही सारे राज्य को 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आई थिंक आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा। संविधान की 8वीं सूची में, अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी 22 भाषाएं। और यह भी बताना है कि कौन कौन भाषाएं हैं। तो देखते हैं कौन कौन भाषाएं हैं। सबसे पहले असमिया। कौन कौन भाषाएं? असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। अदर देन इंग्लिश, इसमें इंग्लिश शामिल, अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है, बताएंगे? देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय विधायिका में केवल लोकसभा, संसद, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई अंतर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई अंतर नहीं है। केंद्रीय विधायिका और संसद में कोई भी अंतर नहीं है, केंद्रीय विधायिका को ही संसद कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। यानी गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहां है? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहां है? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई,
और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच न्यू दिल्ली में है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या छूट देने या किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को किसी भी अपराध की निलंबित अनुमोदन या यात्रा करने की शक्ति है? किस आर्टिकल के तहत है? बताना यही। मतलब राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या छूट देने या किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को किसी भी अपराध की निलंबित अनुमोदन या यात्रा करने की शक्ति है। इसके पास आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 70, नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 72, नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 74 और लास्ट ऑप्शन है आर्टिकल 76। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रीय को क्षमा देने का अधिकार है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है? ऑप्शन है मुस्लिम में बीपीएल परिवार, 5 अल्पसंख्यक में बीपीएल परिवार, 5 चयनित अल्पसंख्यकों। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 चयनित अल्पसंख्यकों। मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम भारत के 5 अल्पसंख्यकों के लिए है। आई थिंक आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान IEAP इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान का लक्ष्य अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में विकास घाटे को ब्रिजिंग करना है, जो डैश से प्रभावित होते हैं। जो किस चीज से प्रभावित होते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सूखा से, ऑप्शन नंबर बी आतंकवाद से, ऑप्शन नंबर सी वामपंथी अतिवाद से और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वामपंथी अतिवाद से। IEP वामपंथी अतिवाद प्रभावित इलाकों में से एक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? पूछ रहा है 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? आपके पास ऑप्शन देखिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए है गरीब, ऑप्शन नंबर बी है बेरोजगार, ऑप्शन नंबर सी है अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन नंबर डी है अल्पसंख्यक। बताना है 15 सूत्रीय कार्यक्रम किसके लिए है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अल्पसंख्यक के लिए है। प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए है। बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को डैश की स्थिति प्रदान करने का फैसला, किस चीज की स्थिति में प्रदान करने का फैसला किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारत की राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन नंबर बी भारत की आधिकारिक भाषा, ऑप्शन नंबर सी संघ की आधिकारिक भाषा और ऑप्शन नंबर डी संघ की राष्ट्रीय भाषा। बताना इसका सही आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संघ की आधिकारिक भाषा। हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक सेवा अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए।
पहला है भारत का संविधान और दूसरा है संसद द्वारा कानून। और क्वेश्चन पूछ रहा है बंधुआ श्रम की समस्या को उपरोक्त में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है, यानी भारत के संविधान के द्वारा या संसद द्वारा कानून के द्वारा। और ऑप्शन देखिएगा, आपके पास ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। बताना है सही आंसर इसका। इसका करेक्ट आंसर होगा बंधुआ श्रम। इसका करेक्ट आंसर होगा बंधुआ श्रम भारत के संसद द्वारा कानून, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। देखिए, पहला है प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है मौलिक कर्तव्य, चौथा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन पूछ रहा है लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है। आपका ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है कि एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर सी है एक दो और तीन, और ऑप्शन नंबर डी है एक दो तीन और चार। आपका बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा लैंगिक समानता का सिद्धांत ऑप्शन नंबर डी, एक दो तीन और चार सबसे संबंधित है, यानी उपरोक्त सभी भाग लैंगिक समानता के बारे में बात करते हैं। संविधान न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है बल्कि राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने का अधिकार भी देता है। कृपया ध्यान दें, मौलिक कर्तव्यों महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए बोलती है, जो स्पष्ट घोषणा के बजाय एक अंतर्निहित विचार की ओर ले जाती है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है। आपके पास ऑप्शन है AFSPA, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी POTA, ऑप्शन नंबर सी MCOCA, और ऑप्शन नंबर डी है FEMA। बताना इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है, बताएंगे आप लोग। बताएंगे इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, MCOCA, यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिनियम है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस क्रॉस रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है। 7 रेस क्रॉस रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनुग्रह, ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट, ऑप्शन नंबर सी पंचवटी, और ऑप्शन नंबर डी PM निवास। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस क्रॉस रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित आपके पास ऑप्शन है, बताना इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंचवटी। भारत के प्रधानमंत्री के आवास को साधारण रूप से पंचवटी के नाम से जानते हैं। पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। भारत के संविधान में इसका जिक्र नहीं है। पूछ रहा है, आपके पास ऑप्शन नंबर ए है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और ऑप्शन नंबर सी है बजट, और ऑप्शन नंबर डी है कैबिनेट। बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोगों को जैसे पता होगा, अटॉर्नी जनरल संविधान में है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक भी संविधान में है, कैबिनेट भी है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बजट। बजट का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है।
बताना इसका सही आंसर। ऑप्शन है राजस्व मंडल, ऑप्शन नंबर बी है तहसील, ऑप्शन नंबर सी है जिला, ऑप्शन नंबर डी है गांव। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिएगा सही से ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है राजस्व मंडल, ऑप्शन नंबर बी है तहसील, ऑप्शन नंबर सी है जिला और ऑप्शन नंबर डी है गांव। बताना इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जिला। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई जिला पर डिपेंड है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पेरलिस द पेरलिस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। द पेरलिस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पी एस राम मोहन राव, ऑप्शन नंबर बी पीसी अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी गुरुदास कामत और ऑप्शन नंबर डी है शंकर दयाल शर्मा। बताना है द पेरलिस ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी शंकर दयाल शर्मा। द पेरलिस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक शंकर दयाल शर्मा ने लिखी है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? कौन सी समिति 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी के द्वारा, रेलवे के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। बताना है आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी है जी.वी.के. राव समिति और ऑप्शन नंबर डी है सरकारिया समिति। बताना है कौन सी समिति के लिए 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बलवंत राय मेहता समिति। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति जानी जाती है, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक, तहसील, तालुका स्तर पर पंचायत समिति और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में ए बी सी डी प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? यानी कि आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी करके। बताना है इस प्रदेशों में से सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? देखिएगा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए त्रावणकोर कोचीन, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर और ऑप्शन नंबर डी है कुर्ग। बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट यानी बिलासपुर। भारत में ए बी सी डी प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश उसमें बिलासपुर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है कानून के सम्मुख समानता और चौथा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और आपके पास ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं? देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है सेकेंड और चौथा, ऑप्शन नंबर बी है ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी है ओनली 4 और ऑप्शन नंबर डी है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी सारे किसको नहीं, विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। बताना है सही आंसर इसका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी केवल चौथा। अनुच्छेद 15, 16, 19 के मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए ही है, इसलिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीयों के ही पास है। अभी तक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 प्रतिबंध है। ये देश की संप्रभुता और अखंडता के संबंध में है। ये 8 प्रतिबंध है। पहला है राज्य की सुरक्षा, ध्यान से सुनिएगा, पहला है राज्य की सुरक्षा, दूसरा है विदेशी राज्यों के साथ बड़े संबंध, तीसरा है सार्वजनिक आदेश, चौथा है सभ्यता या नैतिकता, पांचवा है न्यायालय की छूट, छठा है मानहानि, सातवां है अपराध के लिए प्रोत्साहन
और 8वां है संप्रभुता और भारत की अखंडता। इन 8 प्रतिबंधों को संविधान में उनके वर्तमान रूप में पहले संशोधन विधेयक 1951 के तहत किया गया, जो रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य यानी 1950 द्वारा तैयार किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधान शक्तियां उन मामलों के लिए विस्तार नहीं करती जिनके संबंध में संसद के पास भारत के संविधान के तहत राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति है। उपयुक्त प्रावधान निम्नलिखित में से किससे है, किससे रिलेटेड है? आपके पास ऑप्शन है भारत का संविधान भाग 6, आपके पास ऑप्शन है नेक्स्ट ऑप्शन भारत का संविधान आर्टिकल 370, भारत का संविधान आर्टिकल 238 और जम्मू कश्मीर का संविधान। बताना इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जम्मू कश्मीर का संविधान। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए। उपक्रमों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना। पहला है उपक्रमों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना, दूसरा है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, तीसरा है पर्यावरण की सुरक्षा, चौथा है समान नागरिक संहिता। बताना है इनमें से कौन से राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से हैं। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर बी है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ और ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। बताना इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चारों। अनुच्छेद 43A के अनुसार उपक्रमों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना और आर्टिकल 46 में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा देना और आर्टिकल 48A में पर्यावरणों की सुरक्षा करना और आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता दिया गया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित किया गया था और रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किया गया था। सही है। संविधान सभा के सदस्यों को सीधे क्यों नहीं चुना गया था? सीधे क्यों नहीं चुना गया था, ये हमारा क्वेश्चन है। और आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस विधि के माध्यम से संविधान सभा सदस्यों के चुनाव की मांग की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस विधि से मांग की थी। ऑप्शन नंबर बी है भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी, या सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था। और ऑप्शन नंबर सी है भारत के लोगों ने पहले ही विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में से एक संविधान सभा बनाने के लिए एक आदेश दिया था। ऑप्शन नंबर डी है रियासतों ने संविधान सभा के सदस्यों के लिए सीधे चुनाव के लिए विरोध किया था। इसका करेक्ट आंसर बताना है आपके। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी और सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था। बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? वित्त आयोगों के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता क्वालिफिकेशन कौन निर्धारित करता है? बताना है। आपके ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, नेक्स्ट ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, अगला ऑप्शन है कानून द्वारा संसद और नेक्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय कैबिनेट। बताना करेक्ट आंसर इसका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कानून तथा संसद। कानून द्वारा संसद अनुच्छेद 282 के तहत संसद कानून द्वारा योग्यता निर्धारित कर सकती है जो आयोगों के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक होती है और जिस तरीके से उन्हें चुना जाएगा। उपरोक्त आलेख के संदर्भ में संसद ने वित्त आयोग यानी विविध प्रावधान अधिनियम 1951 को अधिनियमित किया था। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारत में राजनीतिक दल की सही परिभाषा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसको हम राजनीतिक दल कहेंगे? इसकी सही डिफिनेशन क्या है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन देखिएगा। राजनीतिक दल का मतलब भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग के साथ एक राजनीतिक दल के रूप में भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संगठन या निकाय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, राजनीतिक दल का अर्थ होता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के व्यक्तिगत नागरिकों के एक संगठन या निकाय को राजनीतिक दलों के रूप में अधिसूचित किया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी है, राजनीतिक दल का मतलब होता है भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय है जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कुछ वोटों को सुरक्षा करने में सक्षम है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपके, राजनीतिक दल का अर्थ होता है भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय चुनाव आयोग के साथ लोकसभा अधिनियम 1951 की धाराएं 29A के तहत प्रावधानों के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है। बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजनीतिक दल का अर्थ होता है भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय चुनाव आयोग के साथ लोकसभा अधिनियम 1951 की धाराएं 29A के प्रावधानों के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है। नोट, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का धारा 29A का कहना है राजनीतिक दलों के रूप में संघों और निकायों के चुनाव के साथ पंजीकरण होना चाहिए। और पहला, भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का कोई भी संगठन या निकाय खुद को एक राजनीतिक दल कहता है और इस भाग के प्रावधानों का लाभ उठाने का इरादा यही रहता है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग को आवेदन देना होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, पंचायत सहकारी समिति, सहकारी समिति पंचायत, पंचायत या पंचायत, सहकारी समिति या सहकारी समिति। बताना इसका करेक्ट आंसर। 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सहकारी समिति और सहकारी समिति। 106वां संविधान संशोधन 22 मई 2006 को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। पारित होने के लिए लोकसभा में विधेयक पर चर्चा नहीं की जा सकी। विधेयक 18/5 यानी 18 मई 2009 को 14वीं लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो गया। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को फिर से पेश किया गया और तदनुसार 30/9/2009 को लोकसभा में संविधान यानी 111वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक और महान न्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी है सार्वजनिक रेखा समिति का चेयरमैन और ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक और महान न्यायवादी। भारत के नियंत्रक और महान न्यायवादी को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षण माना जाता है? वित्त का संरक्षण किसे माना जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत का नियंत्रक, भारतीय रिजर्व बैंक। बताना है वित्त का संरक्षक किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वित्त मंत्री को। भारत के वित्त मंत्री का संरक्षक वित्त का संरक्षक वित्त मंत्री होता है। आई थिंक आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है? भारत में किसी भी शहर का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
देश का पहला नागरिक हमको पता है राष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है, बताना है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मेयर, ऑप्शन नंबर बी चेयरमैन, ऑप्शन नंबर सी शेरिफ, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा सदस्य। बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेयर। भारत में किसी शहर का पहला नागरिक उस शहर का मेयर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़। बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यू दिल्ली। भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना चुनाव आयोग ने जून 2011 में की थी। आई थिंक आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना निम्नानुसार है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी क्राउन, लोकसभा, राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी क्राउन, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन नंबर डी क्राउन, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना कैसी थी, ये बताना है। बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्राउन, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधानसभा परिषद का कार्यकाल इस प्रकार था। पूछ रहा है क्वेश्चन, राज्य परिषद और विधानसभा परिषद का कार्यकाल कितने कितने वर्ष का था। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 5 वर्ष और 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष और 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी है 5 वर्ष और 3 वर्ष का। बताना है आपका इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 5 वर्ष और 3 वर्ष का। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष जबकि विधान परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।